तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ द सॉलिड स्टेट यानी क्लास 12 का केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था कि सर क्लास 12 का केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो ले आया हूँ। आपको मैं केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूँ और जो लोग भी क्लास 12 में है उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए द सॉलिड स्टेट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड किसको बोलते हैं वो देखिए। दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझिए। सॉलिड क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही क्लोज होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। वही लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं, और गैस में तो बिल्कुल ही दूर पे होते हैं वो पार्टिकल्स, है ना। तो वही बात है कि वैसा फिजिकल स्टेट, ठीक है, पदार्थ का वो भौतिक अवस्था, ठीक है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सॉलिड का डेफिनेशन इजिली समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड के खासियत क्या क्या होते हैं वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, सॉलिड आर रिजिड इन नेचर, यानी सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जो भी सॉलिड चीजें होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आगे देखिए, इट हैज डेफिनेट साइज, शेप एंड मास। अब आप लोग बोलिएगा कि सॉलिड हमेशा तो रिजिड नहीं होते हैं, तो इसमें कुछ कुछ एब्सेक्शन भी है। केमिस्ट्री में क्या होता है, एब्सेक्शन भी होते हैं, यानी अपवाद होते हैं। तो उन पे मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल केस बता रहा हूं कि सॉलिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हैज डेफिनेट साइज, शेप एंड मास। इसमें क्या होता है, सॉलिड में उसके साइज डेफिनेट होते हैं, शेप डेफिनेट होता है, और मास भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट क्या है, इट हैज मिनिमम इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब होता है आजादी। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं और फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें इंट्रोपी क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट, इट हैज मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और डिस्टेंस। अब बोलेंगे सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए जो भी सॉलिड होते हैं, देखिए एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए ये एक सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो आपको आंख से बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये इतने ज्यादा पास होते हैं गाइस, इतने ज्यादा पास होते हैं कि इनके बीच में जो ये स्पेस मैंने यहाँ पे जो बनाया है उसमें तो भले ही आपको डिस्टेंस दिख भी रहा है, लेकिन जो रियल सॉलिड होते हैं उसके बीच का जो 2 पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं, 2 एटम्स, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि 2 एटम्स होते हैं बिल्कुल पास होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा पास होते हैं। इतना पास होते हैं कि उनके बीच का जो स्पेस होता है बिल्कुल कम होता है। क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। और उनके स्पेस को क्या बोला जाता है वो देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और 4th पॉइंट भी इसी पे बेस्ड था, है ना। अब देखिए जब 2 पार्टिकल्स और भी पार्टिकल्स होते हैं, मैं तो एग्जांपल के लिए आपको बता रहा था कि 2 ही पार्टिकल्स, और भी जो पार्टिकल्स आसपास जो घेरे रहते हैं, तो ये इतने ज्यादा पास होते हैं गाइस कि मूवमेंट नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इनका एंट्रोपी भी क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, यानी इसका आजादी क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, एंट्रोपी को आप आजादी से याद रख सकते हैं, ये आपका एक ट्रिक है। आगे देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या है, इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? तो देखिए जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे को बांध करके रखते हैं। ठीक है, एक बांध करके रखते हैं। कैसे? नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी मैंने पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार इसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा मजबूती से बांधे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पॉइंट, देखिए क्या कहा जा रहा है, इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी।
इसका जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, डेंसिटी आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8, इट हैज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले से पढ़ रखा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। बस मैं आपको नोट में एक चीज बता देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। आगे मूव करते हैं। 9 नंबर पॉइंट क्या है इसका, इट हैज वाइब्रेशनल मोशन ओनली, यानी इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है। इसके जो एटम्स होते हैं वो बस वाइब्रेट कर पाते हैं, मूव बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए 10 नंबर पॉइंट, इट हैज मिनिमम थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, इसके पास ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, मिनिमम होता है। आगे मूव करते हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, सॉलिड के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को उत्तम सॉलिड मतलब उत्तम से याद रखिए, और अमोर्फस को घटिया से याद रखिए। ये आपका एक ट्रिक है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। अगर आपको इसका पूरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको नोट्स फ्री में सेंड कर दूंगा, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? Such solid which are formed by well packed pattern of constituent particle is known as crystalline solid। मतलब वैसा सॉलिड, ठीक है, वैसा सॉलिड होना चाहिए जिसमें जो जो फॉर्म्ड होते हैं, जो बने होते हैं वेल पैक्ड पैटर्न, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा छोटा होता है ना, जैसे आपने किसी सीरियल में अरेंज किया किसी को, ठीक है, वेल पैक्ड पैटर्न में अरेंज किया। वेल पैक्ड पैटर्न कहने का मतलब है कि आप एक क्रम में उसको सजा दिए। तो इसमें क्या होता है, ये जो सॉलिड होते हैं वो वेल पैक्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, वेल पैक्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो वेल पैक्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, डायमंड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। को और एग्जाम्पल चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, तो आप अपने बुक में जाकर के देख सकते हैं या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो गाइज अमोर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, सच सॉलिड विच आर फॉर्म्ड by not well packed pattern of constituent particle is known as amorphous solid। यहाँ पे देखिए not well packed pattern है ना, यहाँ पे क्या है गाइस, देखिए not well packed pattern of constituent particle, यानी यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो वेल नहीं होगा, यानी एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है वो देखिए, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, और ग्लास हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए तो आप बुक को रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वो भी 5 मार्क्स का, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 8 डिफरेंस तो लिखने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 8 या फिर 10 डिफरेंस आपको लिखने चाहिए। मैं आपको 11 डिफरेंस आपको बता देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग भी बना दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, देखिए वेल पैक्ड अरेंजमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो वेल पैक्ड होता है। मतलब देखिए कैसे, यहाँ पे है ये जो साइज का, यहाँ पे भी वही साइज का होगा, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे छोटा 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 है ना, यहाँ पे जैसे बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे कोई एक पैटर्न को फॉलो करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा से सजा हुआ है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमोर्फस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, कोई इधर है, कोई इधर है, मतलब कोई यहाँ पे अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट क्या है गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन रेगुलर फैशन, यानी यहाँ पे देखिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो एकदम रेगुलर फैशन को फॉलो कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन रेगुलर फैशन, तो यहाँ पे इनरेगुलर है।
कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा, कहीं पे कुछ, कहीं पे लग गया, कहीं पे कोई गोला आ गया, कहीं पे कोई आ गया, है ना, कहीं पे कोई पार्टिकल आ गया। गोला यानी पार्टिकल, ठीक है। तो ये मत समझिएगा गोला यानी कोई प्लानेट, ऐसा नहीं, ठीक है। मैंने ये ड्राइंग बस आपको समझाने के लिए बनाया है। ये मत सोचिएगा कि ऐसा ही होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपको देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको वहां पे बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां पे, या फिर आपके बुक में भी दिया होगा, ठीक है। आगे देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहा जा रहा है, हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, ठीक है। इसमें देखिए हैविंग इनडेफिनेट ज्योमेट्री, अमोर्फस में क्या होता है, इनडेफिनेट ज्योमेट्री होता है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है किसमें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है किसमें, अमोर्फस सॉलिड में। आगे मूव करिए, 5 नंबर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर पॉइंट देखिए, आफ्टर कटिंग इट जनरेट्स क्लीन सरफेस, यानी अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो आपको एकदम क्लीन सरफेस मिलेगा, बट एमोर्फस में ये बिल्कुल उल्टा है, आफ्टर कटिंग इट जनरेट्स नॉट क्लीन सरफेस। तो इसमें क्या होगा, क्लीन सरफेस आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आगे देखिए, इट हैज सिमेट्री, इसके पास क्या होता है, सिमेट्री होता है। इसमें क्या होता है, इट हैज नो एनी सिमेट्री, एमोर्फस में सिमेट्री नहीं होता है। 7 नंबर पॉइंट देखिए, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन एमोर्फस का क्या होता है, देखिए इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। आगे देखिए 8 नंबर पॉइंट, इट हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो हाई होता है, बट एमोर्फस में बिल्कुल उल्टा है, इसमें लो होता है। तो कुछ पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए हाई एंड लो से, है ना। आगे मूव करते हैं 9 नंबर पॉइंट, इट हैज डेफिनेट और शार्प या फिर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आप इसको इतनी डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तभी वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे, यानी पिघलेंगे, है ना। तो एमोर्फस में क्या होता है वो देखते हैं, पॉइंट नंबर 9, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर पॉइंट क्या कहा जा रहा है, इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रू सॉलिड। इसको किस नाम से जाना जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रू सॉलिड। तो आपसे पूछ देगा कि ट्रू सॉलिड किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अमोर्फस सॉलिड को किस नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्यूडो सॉलिड। ये पी साइलेंट है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि मैंने पी एक्स्ट्रा लिख दिया, नहीं, ये पी साइलेंट है। इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्यूडो सॉलिड। और क्या इसका दूसरा नाम है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आपको ऑप्शन में पूछ देगा कि एमोर्फस सॉलिड को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। हो सकता है कि ऑप्शन में स्यूडो सॉलिड भी और सुपर कूल्ड लिक्विड भी मौजूद हो, तो वहां पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर पूछ सकता है सुपर कूल्ड लिक्विड किसका नाम है, तो एमोर्फस सॉलिड का ही दूसरा नाम है। आगे देखिए 11 नंबर पॉइंट, इट इज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। और एमोर्फस क्या होता है वो देखिए, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, ये आइसोट्रॉपिक होता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ये एनाइसोट्रॉपिक क्या है और ये आइसोट्रॉपिक क्या है। तो गाइज आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो पे बहुत अच्छे से कमेंट करिए। आपको जो भी डाउट आता है आप वो भी कमेंट करिए, आपको जो डाउट होगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में ही आपको सॉल्व कर दूं, लेकिन अगर वहां पे नहीं कर पाता हूं, आपको नहीं समझा पाता हूं या फिर आप नहीं समझ पाते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिएगा, वहां पे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है कि वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑल पे आप सिलेक्ट नहीं करिएगा तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।